हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो नया टॉपिक है लिमिट स्टेट मेथड। इसके पहले हमने वर्किंग स्टेट्स कंप्लीट किया था अपना, तो अब हमारा अगला टॉपिक है लिमिट स्टेट मेथड। तो हम सबसे पहले बताना ही चाहेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड होता क्या है, क्यों ये चेंज किया गया, क्या इसके रीजंस थे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो आपको दिख रहा होगा, द फिलोसफी ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन LSM represent a definite advancement over the traditional method philosophies। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो क्या थे? जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो क्या थे? वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड। देन आफ्टर हमारा आया लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है। अनलाइक WSM विच बेस्ड कैलकुलेशन ऑन सर्विस लोड, जो हमारा WSM मेथड वो किस पे बेस्ड था? कैलकुलेशन ऑन सर्विस लोड कंडीशन अलोन। एंड अनलाइक ULM अल्टीमेट लोड मेथड विच बेस्ड कैलकुलेशन ऑन अल्टीमेट लोड कंडीशन एलोन। तो ये दोनों ही जो इसके पहले के मेथड्स थे, जैसे वर्किंग स्ट्रेस सिर्फ सर्विस लोड पे था और जो हमारा ULM मेथड था वो सिर्फ अल्टीमेट लोड कंडीशन पे अलोन काम करता था। लेकिन जो LSM था, LSM aims for a comprehensive and rational solution to the design problem by considering safety at ultimate load। सबसे पहला जो इसका टारगेट है वो क्या था कि सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड, कि वो सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड देता है एंड सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग लोड। और सर्विसिबिलिटी किस पे देता है? वर्किंग लोड पे देता है। तो यानी इन दोनों मेथड्स की जो जो कमियां थी उन दोनों को इसने रिमूव किया और LSM मेथड से हमारा क्या है? सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड एंड सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग लोड। अब हमने सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी कैसे दी? तो उसके लिए हमने मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर फॉर एडिक्वेट सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी बाय कंसिडरिंग लिमिट स्टेट। मतलब हमने अपने स्ट्रक्चर को कैसे सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड दिया, कैसे सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग लोड दिया। तो हमने क्या किया? मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर्स यूज किया। मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर्स जो कि फॉर एडिक्वेट सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी बाई कंसिडरिंग लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट को कंसिडर करते हुए हमने मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर दिया, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने टाइप्स ऑफ लिमिटेड स्टेट्स, कि हमारे टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट्स हमारे कितने होते हैं? ठीक है। तो जो पहला है अल्टीमेट लिमिट स्टेट्स, अल्टीमेट लिमिट स्टेट्स, और दूसरा है सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट्स, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट्स। अब देखिए अल्टीमेट लिमिट स्टेट को हम क्या एक नाम और बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और फेल्योर। इसको भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और फेल्योर। अभी क्या डील करता है हमको देखना है। विच डील्स विथ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डील करता है, ओवरटर्निंग को डील करता है, स्लाइडिंग को डील करता है, बगलिंग को डील करता है, फटीक को डील करता है, फटीक फ्रैक्चर ETC को डील करता है। तो ये हमारा अल्टीमेट लिमिट स्टेट का जो होता है जिसको वो डील करता है। अब आते हैं अपने सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट्स पे। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट विच डील्स विथ डिस्कम्फर्ट टू ऑक्यूपेंसी कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। जो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन की वजह से डिस्कम्फर्ट आता है उसको डील करता है, क्रैक विड्थ को डील करता है, वाइब्रेशंस को डील करता है, लीकेज को डील करता है, एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, एंड लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी को भी क्या करता है? ये डील करता है। अब आते हैं हम अपने कुछ IS कोड ने इसको रिकमेंडेशंस दिए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ हमारे IS कोड के रिकमेंडेशंस हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को लेकर, जो कि हमको देखना है आगे लिमिट स्टेट पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हमारा जो पहला है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड लोड, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में जानना है हमको और कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में जानना है। तो एज पर IS 456/2000 जो एक बेसिक से और अच्छी सी डेफिनेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की ये है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम 100 क्यूब लेके उसका टेस्ट कर रहे हैं, सपोज दैट वी आर टेकिंग 100 क्यूब्स। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तब निकलेगी हमारी कि उसका जो 90 मानी हमने 100 क्यूब लिया तो उसके जो 95 क्यूब है वो पास होने चाहिए। उसकी जो भी कंडीशन होती है, वॉट एवर द कंडीशन, इसकी जो भी कंडीशन है पास होनी चाहिए। मतलब नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 5% से ज़्यादा
क्यूब का जो रिजल्ट है वो फॉल नहीं होना चाहिए। तो अभी हम देखिए आगे एग्जांपल से समझते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर कॉन्क्रीट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब स्पेसिमेन ऑफ 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है हमारा, कि जो हम क्यूब स्पेसिमेन होता है 150 mm इंटू 150 mm और 150 mm का जो उसका साइज होता है, उसमें हम ने मानिए 100 क्यूब रखा, उसे कुछ माने हमने M20 बनाना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल M20। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर M20 की बात कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, या कई जगह कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं FCK से, वो कितना आएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 20 मेगा पास्कल। यानी न्यूटन 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होता है 1 मेगा पास्कल के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम माने हमने 150 mm 150 mm के 100 क्यूब लिए, ठीक, और उसमें से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसकी 20 तब आएगी जब उसका 95% से जो 95 क्यूब से ज़्यादा जो क्यूब हैं उसकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए या उसके आसपास आना चाहिए। तो हमारा उस क्यूब की स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 20 मेगा पास्कल हो जाएगी। इसी तरह ये तो हो गया कंक्रीट के केस में, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसके केस में हो गया, कंक्रीट के केस में हो गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अगर हम स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो उसकी किसकी बात करेंगे, हम उसकी यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अगर कोई बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या होता है, इस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जैसे मानिए Fe415 ये ठीक है, ये Fe मतलब स्टील का ग्रेड 415 है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी Fy। स्टील के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम Fy से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। तो ये तो बात हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। अब आते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक लोड पर, कैरेक्टरिस्टिक लोड पर। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए कोड ने एक अपना क्लॉज नंबर 36.2 में डेफिनेशन दी है। द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज डिफाइंड एज द लोड दैट हैज a 95% probability of not being exceeded during the life of the structure। सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज डिफाइंड एज द लोड दैट हैज 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नॉट एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये हमारा कोड ने कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में एक कंडीशंस बताई है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमारे बारे में जो कोड ने बताया है हमको आगे उसके बारे में। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। कोड ने हमको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो मैंने बताया था ना मल्टीपल सेफ्टी फैक्टर्स लेते हैं, उसमें से एक है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। तो हमारे लिमिट स्टेट्स के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना के रखा है समझाने के लिए। लिमिट स्टेट्स हमारी दो होती है, मैंने आपको बताया अल्टीमेट लिमिट स्टेट्स और सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। इसको लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बोलते हैं। एक चीज़ हमने मटेरियल के केस में लिया क्या वैल्यू आएगी, और एक हमने लोड के केस में क्या लिया। तो मटेरियल के केस में जब हम जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो क्या करते हैं, रिड्यूसेस मटेरियल स्ट्रेंथ यूजिंग दिस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। कि मतलब मटेरियल के केस में क्या होता है, ये रिड्यूस करते हैं मटेरियल के स्ट्रेंथ को जब हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से घटाते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट लोड के केस में क्या होता है, इनहेंस कर देते हैं। लोड के केस में क्या कर देते हैं, ये इनहेंस कर देते हैं, इनहेंस लोड यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा। तो इसके लिए कोड ने कुछ कंडीशंस बताई हैं। अल्टीमेट लिमिट स्टेट के लिए मटेरियल लोड, तो हम पहले अल्टीमेट लिमिट स्टेट लेते हैं। तो इसके लिए मटेरियल्स के लिए, मानिए मटेरियल में कंक्रीट है तो हमारा, तो उसके लिए हमारी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है 1.5, और स्टील के केस में क्या होता है 1.15। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं लोड के कंडीशंस में कि लोड, अगर अल्टीमेट लिमिट स्टेट है तो लोड की कंडीशंस के लिए क्या कंडीशंस है। अल्टीमेट लिमिट के लिए अगर मानिए हम डेड लोड और प्लस लाइव लोड एक साथ ले रहे हैं तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 होगा। अगर हम डेड लोड प्लस QL का मतलब यहाँ पे विंड लोड से है, QL इज डिफाइंड एज
विंड लोड, तो यूएल अगर इसका क्या हो जाएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5। अगर हम डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों को कंसीडर कर रहे हैं तब हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम अपने सर्विसिबिलिटी लिमिट पे। सर्विसिबिलिटी लिमिट में मटेरियल की बात करते हैं तो कंक्रीट और स्टील दोनों के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है सर्विसिबिलिटी लिमिट में वो 1 होता है। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है, तो आप जरूर ध्यान दीजिए कि किसकी बात कर रहा है। अगर लिमिट स्टेट्स उसकी डिफाइंड अगर अल्टीमेट पूछेगा तो 1.5 कंक्रीट के लिए, और सर्विसिबिलिटी लिमिट के लिए पूछेगा तो कंक्रीट की वैल्यू 1 होगी। अगर अल्टीमेट लिमिट के लिए पूछे स्टील की वैल्यू क्या होगी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर तो 1.15, लेकिन सर्विसिबिलिटी लिमिट के लिए पूछेगा तो 1 फॉर स्टील ऑल्सो। ठीक। अब आते हैं इसके लोड की कंडीशंस देखते हैं। अगर डेड लोड प्लस लाइव लोड है, डेड लोड प्लस लाइव लोड है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1 होगा। डेड लोड प्लस विंड लोड है, क्यूएल का मतलब यहाँ विंड लोड है, मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे कि इसको क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। डेड लोड प्लस विंड लोड है तो भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1 होगा। लेकिन अगर जब तीनों है डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, तो डेड लोड के पहले पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1, लाइव लोड के पहले 0.8 और विंड लोड के लिए भी 0.8। तो ये हमारा था सेकेंड नंबर जो आईएस कोड रिकमेंडेशंस थे कुछ पार्शियल सेफ्टर फैक्टर के रिकॉर्डिंग जो आईएस कोड में आपको 456 में दिया हुआ है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे आईएस कोड रिकमेंडेशंस की तरफ, थर्ड आईएस कोड रिकमेंडेशन की तरफ। वो है डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट। डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट हमने पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि ये एक जैसे देखते हैं, चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन। अभी आप पूरे डायग्राम पे मत जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक डायग्राम बनाया एफसीके का, ये कर्व फॉर कंक्रीट क्यूब, यानी कंक्रीट क्यूब का कोई कर्व है तो ये कुछ देर तक क्या आता है पैराबोलिक होता है फिर स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये हम अपने लिमिट स्टेट के अजम्पशंस में पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिट का अजम्पशन है कि ये कहाँ तक पैराबोलिक होता है 0.002 स्ट्रेन तक, और फिर क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है कब तक, अप टू द लिमिट ऑफ 0.0035, अप टू द पॉइंट ऑफ 0035। तो समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि ये जो हमने कर्व बनाया वो किसके लिए कर्व है, कर्व फॉर कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब का साइज क्या होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ठीक, ये कर्व बना। आईएस कोड हमको ये बोलता है, आईएस कोड हमको ये बोलता है कि जब भी आप स्ट्रक्चर पे जाते हैं, इन द सेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ समझने की कोशिश करिए। जैसे मानिए कोई कंक्रीट ब्लॉक है मान लीजिए, तो इसके लिए एफसीके हो गया। ठीक है, ये माने हमने कंक्रीट ब्लॉक बनाया, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके हो गया। पर जब हम स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं, मानिए कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो कोड बोलता है कि वहां पे हम स्ट्रेंथ को क्या कर लेंगे 1/3 कम कर लेंगे, 1/3 कम कर लेंगे, 1/3 क्या करेंगे कम कर लेंगे। मान लीजिए कि किसी कंक्रीट क्यूब का, क्योंकि वो इसके लिए उसके पीछे रीजन क्या है कि स्ट्रक्चर का जब साइज बढ़ता है तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है घटती जाती है। ठीक है, तो हमने जैसे एक दूसरा कर्व बनाया, किसके लिए कर्व बनाया, कर्व फॉर स्ट्रक्चर, यानी कोई माने हम बिल्डिंग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर मान लीजिए। ठीक, तो कोड ने क्या बोला है कि करीब 1/3 हम घटा लेते हैं, तो वो करीब आ जाएगा 0.67 एफसीके। ये कितना यहाँ पे एफसीके था, यहाँ पे घट के क्या आ गया 0.67 एफसीके। लेकिन अभी भी हम इसको डिजाइन अभी भी हम इस 0.67 को कहीं यूज नहीं करते हैं लिमिट स्टेट में। अब समझिए, अब आता है अगला डिजाइन कर्व। हमने डिजाइन कर्व बनाया, यहाँ तक पैराबोलिक आया फिर स्ट्रेट लाइन हो गया। अब डिजाइन कर्व में क्या होता है कि जो वैल्यू हमारी कर्व फॉर स्ट्रक्चर होती है, कर्व फॉर स्ट्रक्चर की क्या वैल्यू आई है 0.667 एफसीके, स्ट्रेस की वैल्यू कितने हैं 0.67 एफसीके। उसमें क्या कर सकते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का डिवाइड कर देते हैं। तो जब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.45 एफसीके। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे कि हमारा कंक्रीट लिमिट स्टेट मेथड्स क्यों फेल नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम M40 की बात करते हैं कि M40 ग्रेड का हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, वहाँ पे 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस तक हमारा वो क्यूब बियर कर लेगा। लेकिन हम डायरेक्ट 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर अपने यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं इसका डिजाइन में अपने क्या यूज करते हैं 0.45
50%, यानी करीब 50% से भी ज़्यादा घटा देते हैं, तो मानिए करीब 19 न्यूटन पर एम स्क्वायर के अप्रॉक्स आएगा ये, क्योंकि 50% से भी कम हो जाएगा, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो हमने मानिए 19 यहाँ मान लिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो FCK जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं वो कभी हम यूज नहीं करते, हम यूज क्या करते हैं 0.45 FCK। डिजाइन कर्व के लिए कोई भी हम स्ट्रक्चर जब डिजाइन करते हैं तो वहां पे वैल्यू यूज करते हैं 0.45 FCK। यानी मान लीजिए अगर FCK हमारा 40 आ रहा था, 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया 0.45 FCK। इसको हम अपने कैलकुलेशन में क्या यूज करेंगे 0.45 FCK। इसीलिए कभी भी अगर स्ट्रक्चर पे कोई लोड भविष्य में बढ़ भी जाता है तो अब इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि दुगने ज्यादा से बढ़ जाएगा, इसीलिए हमारा लिमिट स्टेट का स्ट्रक्चर जल्दी फेल्योर कंडीशन में नहीं आता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ डाउट होगा तो आगे भी क्लियर हो जाएगा ये आपको। ठीक है, इस कोड के बारे में कुछ आपको और थोड़ा सा बता दूं तो द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन द स्ट्रक्चर इज एज्यूम टू 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, यानी 0.67 FCK। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है FCK होता है, तो हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना मानते हैं कॉन्क्रीट का 0.67 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लार्ज डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर देन द डायमेंशन ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। यानी कॉन्क्रीट क्यूब का जैसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है कि कंक्रीट क्यूब का जो डायमेंशन होता है मान लीजिए ऐसे होगा, तो इसकी जगह हम FCK यूज करते हैं। पर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे डायरेक्ट हम FCK की वैल्यू नहीं यूज कर सकते हैं FCK, क्योंकि क्या इसमें यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने कि इट इज एज्यूम टू बी 0.67 टाइम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यानी कि स्ट्रक्चर के केस में हम क्या यूज करेंगे 0.67 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक, अब क्यों यूज करेंगे देखिए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लार्ज डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर का जो डायमेंशन है वो ज्यादा होता है देन द डायमेंशन ऑफ द कॉन्क्रीट क्यूब। अदर देन ये कॉन्क्रीट का डायमेंशन है और ये आपका स्ट्रक्चर का डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या यूज करते हैं 0.67 FCK यूज करते हैं। तो अब ये तो हम ये यूज करते हैं, लेकिन डिजाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आता है 0.67 FCK, सॉरी दिस इज FCK, ठीक, डिवाइड बाय गामा सी, यानी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कॉन्क्रीट क्या होता है 1.5, जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.45 FCK। क्लियर। इसी तरह हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील देखेंगे। स्टील के केस में हम डायरेक्ट FY लेते हैं, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं होता है कि 0.67 टाइप का। ठीक, FY क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट FCK होता है, और FY क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाई गामा सी। ठीक, FY डिवाइड बाई गामा सी, स्टील की क्या होता है अभी मैंने पिछले बताया था 1.15, तो कितना हो जाएगा 0.87 FY। आई थिंक आपको ये कर्व भी क्लियर हो गया होगा कि कर्व कैसे बना है। कर्व हमारा पहले कंक्रीट क्यूब के लिए बना है, फिर हमारा कंक्रीट कर्व और स्ट्रक्चर के लिए बना है। स्ट्रक्चर में हम 1/3 कम लिया, और डिजाइन कर्व में हम और ज्यादा कम आ गए 0.45 FCK। इसीलिए मान लीजिए अगर हम M30 लिए हम, तो यहाँ आते आते इतना स्ट्रेस कभी नहीं जनरेट होगा कि इतनी दूर तक हम पहुंचे और हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स करें। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे नंबर, जो हमारा अगला स्टेप है। अगली चीज जो है हमारे जो HYSD बार के लिए हमारा जो डायग्राम है डिजाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हमारा स्ट्रेन कर्व, ये स्ट्रेस कर्व, माने हम HYSD बार को 500 ले रहे हैं, तो ये ऐसे यहाँ तक लीनियर जाता है, फिर यहाँ से ऐसे हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये सिर्फ अभी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, डिजाइन कर्व नहीं है। आपको इस केस में HYSD बार के केस में क्या प्रूफ स्ट्रेन पढ़ना पड़ता है, तो प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू आती है 0.002। ठीक, ये जो वैल्यू आ जाएगी तो उसके पैरेलल में ये लाइन खींच देंगे। पैरेलल में लाइन जहां कट करेगी वो क्या हो जाएगा हमारा FY, क्या हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फिर हम डिजाइन कर्व यहाँ से हम इसी तरह से ले जाएंगे, फिर यहाँ जहां वो कट करेगी फिर यहाँ से क्या हो जाएगा डिजाइन कर्व क्या हो जाएगा FY, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील FY होता है, डिवाइड बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है स्टील के लिए 1.15, तो हमारा डिजाइन कर्व क्या हो जाएगा 0.87 FY, तो ये 0.87 FY। ठीक, यहाँ पे टोटल स्ट्रेन की वैल्यू निकल गई 0.002 है। स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाती है आपको पता है ES बराबर क्या हो जाता है
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, स्ट्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा स्ट्रेस लेंगे, डिजाइन स्टेट 0.87 FY, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी EY। अब यहाँ से देखिए EY की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये यहाँ आ गया 0.875 डिवाइड बाई ES प्लस ये वैल्यू हमारी टोटल स्ट्रेन की वैल्यू निकल गई। ठीक, ये मैंने इसको आपको समझाया। सेम इसी तरह माइल्ड स्टील का ग्राफ देख लीजिए। फॉर माइल्ड स्टील Fe250 के लिए ये ग्राफ एकदम आइडियल कर्व होता है, ऐसे जाके ये यहाँ पे उड़ता है। ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर Fe250 हो गया FY। अब जब Fe250 हो तो इसका डिजाइन कर्व क्या हो जाएगा, FY में से 1.1 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.875, तो ये 0.875 हो गया। इसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ये वैल्यू हमारी स्ट्रेन की हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।